हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम फैमिली लॉ के ऊपर बात करेंगे और मैं एंटायर सिलेबस ऑफ फैमिली लॉ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं थ्रू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के फॉर्म में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और ये वीडियो लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड ये पार्ट 1 है हमारी वीडियो का। पार्ट 2 भी अभी आएगा जिसमें कंप्लीट और एंटायर सिलेबस होगा। सो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं @नॉलेज शावर पर, टेलीग्राम पर @नॉलेज शावर एंड ट्विटर पर @आई शिवम पांडे अंडरस्कोर पर जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने क्लासरूम लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स पे हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। केवल 99 रुपए पर मॉक हमारा है, दैट इज ओनली 99 रुपीज पर मॉक। हमारी क्लासेस के बारे में अगर बात करें तो हमारा 100% सिलेक्शन रेट रहता है DU LLB एंट्रेंस एग्जाम में। दैट मीन्स हमने अभी तक जितने बच्चे पढ़ाए हैं वो सब सेलेक्ट हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। हिंदू मैरिज एक्ट कब फोर्स में आया? सो हिंदू मैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 18 मई 1955। दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट 18 मई 1955 को फोर्स में आया। अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूं, हिंदू लॉ मेनली 3 एक्ट से गवर्न होता है। पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, इसके साथ साथ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये 3 इंपॉर्टेंट लॉ हैं जिससे पूरा हिंदू लॉ गवर्न होता है। अब अगर हिंदू मैरिज एक्ट की मैं बात करूं, सो सेकंड क्वेश्चन इज हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। So Hindu Marriage Act provides for the condition of marriage for Hindu marriage and ground for divorce. इसके साथ साथ सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज, प्रोसीजर क्या होगा फॉर रेस्टिट्यूशन एंड जुडिशियल सेपरेशन। सो इन तीनों के बारे में बात करता है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों के बारे में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बात करता है। अगर मैं बात करूं, सो थर्ड क्वेश्चन हमारा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाइज टू। सो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 किस पे अप्लाई होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाई होता है हिंदूज पे, दैट इज इट अप्लाइज टू ऑल दोज हु आर हिंदू बाय रिलीजन, और उन सभी लोगों पे जो हिंदू के किसी ना किसी माध्यम से हिंदू से जुड़े हुए हैं। जैसे आपके वैरा शैवा हो गए, लिंगायत हो गए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट के फॉलोअर्स हो गए, जैसे आपके ब्रह्म समाज हो गए, प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज। इसके साथ साथ एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन, सिख। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि हिंदू लॉ किन पे अप्लाई होता है, बुद्धिस्ट, जैन और सिख पे भी अप्लाई होता है। इसके साथ साथ एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, कोई लेजिटिमेट चाइल्ड हो या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो जिसके पेरेंट्स क्या हो, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, उन लोगों के लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड दोनों पे अप्लाई होता है। इसके साथ साथ कोई भी पर्सन अगर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख में कन्वर्ट होता है या फिर रिकन्वर्ट होता है, रिकन्वर्ट का मतलब पहले हिंदू से मुस्लिम बन गया और दोबारा फिर मुस्लिम से हिंदू बन गया, सो दिस इज रिकन्वर्ट, दोबारा घर वापसी, घर वापिस आना, तो उन लोगों पे भी हिंदू लॉ अप्लाई होता है। इसके साथ साथ फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हिंदू लॉ उन पे एसटीज जो हैं वो उन पे अप्लाई नहीं होता अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक नोटिफिकेशन निकाल के ये चीज ना कहे कि ये पर्टिकुलर ट्राइब जो है हिंदू लॉ में आती है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं हिंदू लॉ किन पे अप्लाई होता है, तो हिंदू लॉ इन सब पे अप्लाई होता है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन, हिंदू कोड वाज ड्राफ्टेड बाय। हिंदू लॉ किसने ड्राफ्ट किया, हिंदू कोड किसने ड्राफ्ट किया? सो हिंदू कोड ड्राफ्ट किया है राउस कमीशन ने। राव कमीशन ने इसको ड्राफ्ट किया है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मैं स्वर्ण सिंह कमेटी की बात करूं, स्वर्ण सिंह कमेटी ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड थी। इसके साथ साथ सरकरिया कमीशन ये आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंची कमीशन किससे रिलेटेड था। चलिए, हिंदू लॉ इज हिंदू लॉ क्या है? देखिए हिंदू लॉ पर्टिकुलर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख से डील करता है, इसलिए इट्स अ पर्सनल लॉ। An act of entering into a marriage with one person while still legally married to another। किसी दूसरे व्यक्ति से मैरी करना, मतलब ए जो है उसकी ऑलरेडी बी के साथ शादी हो रही है, हो चुकी है, लेकिन वो सी के साथ दोबारा शादी करे। ऑल्दो बी जो है वो जिंदा है और
ए बी के साथ उसकी शादी हो रखी है, लेकिन फिर भी अगर वो सी के साथ शादी करता है तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज बाइगेमी। अगर मैं बाइगेमी की बात करूं तो सेक्शन 11 जो है बाइगेमी को वॉइड करता है कि कोई भी बाइगेमस मैरिज जो है वो वॉइड होगी, और सेक्शन 17 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का वो बाइगेमी को एक पीनल ऑफेंस बनाता है, एक पीनल ऑफेंस बनाता है। पीनल ऑफेंस मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें आपको सजा हो सकती है, मतलब अगर आप दूसरी शादी करते हो तो आपको सजा हो सकती है। और सेक्शन 494 और 495 के तहत आईपीसी के, दिस इज आईपीसी सेक्शन 494 495, आपको सजा होती है और आपको 7 साल तक की सजा भी हो सकती है अगर आप बाइगेमी करते हैं। इसके साथ साथ एक वर्ड है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री होता है अगर कोई वुमेन एक से ज्यादा हस्बैंड रखती है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीएंड्री। Okay, next question is whatever a woman receive during her lifetime, either movable or immovable property is known as. So कोई वुमेन है, कोई मैरिड वुमेन है, अगर वो अपनी लाइफ टाइम में उसको कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्त्री धन। दिस इज नोन एज स्त्री धन। सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट रेड विद सेक्शन 27 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ये बात करता है स्त्री धन की। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जितना भी एक वुमेन को उसकी लाइफ टाइम में मिलता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में मिले चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में मिले, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्त्री धन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं इन क्वेश्चन से हटके कोई भी सवाल नहीं आएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। सो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हेन टू पर्सन आर डिसेंडेंट from a common ancestor by same wife, they are said to be related with dash, and when they are descendant from a common ancestor but different wife, मतलब ए और बी दो लोग हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या कहती है, मान लीजिए ए और बी के सेम फादर हैं और सेम मदर हैं, मतलब सेम फादर और सेम मदर हैं दोनों के, तो ये दोनों लिंक होंगे बाय बाय फुल ब्लड, ये दोनों लिंक होंगे बाय फुल ब्लड। और दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए ए और बी जो हैं इनके फादर तो सेम है लेकिन इसकी मदर M1 है और इसकी मदर M2 है, मतलब इसकी जो वाइफ है W1 हो गई और इसकी और दूसरी वाइफ जिससे B है वो W2 हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे बाय, सो दे आर रिलेटेड टू हाफ ब्लड। कैसे रिलेटेड होंगे, हाफ ब्लड। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, दैट इज फुल ब्लड पहले में आएगा और दूसरे में हाफ ब्लड आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिवाइंड करके दोबारा सुन के समझना। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट होता है यूटेराइन ब्लड। यूटेराइन ब्लड में क्या होता है कि वाइफ सेम होती है, दैट इज मदर सेम होती है, मदर सेम बट फादर इज डिफरेंट, ठीक है। मतलब ए और बी जो हैं इन दोनों की मदर सेम है लेकिन इसके फादर F1 है, इसके फादर F2 है, सो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होंगे बाय यूटेराइन ब्लड। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदू मैरिज एक्ट परमिट्स, हिंदू मैरिज एक्ट क्या परमिट करता है। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट इंटरकास्ट मैरिज को तो परमिट करता है लेकिन इंटर रिलीजियस मैरिज को परमिट नहीं करता है। सो इट डज नॉट परमिट इंटर रिलीजियस मैरिज। मतलब क्या है कि मतलब ये कोई हिंदू मुस्लिम अगर शादी कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी ये नहीं होगी। ये शादी आप कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू कर सकते हैं। मतलब अगर दो धर्मों के लोग आपस में शादी कर रहे हैं तो इंटर रिलीजियस मैरिज हो रही है, सो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू कर सकते हैं लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू नहीं होगी। सो हिंदू मैरिज एक्ट ओनली परमिट्स इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज मान लीजिए कोई ब्राह्मण है एंड कोई सेकेंड इज क्षत्रिय और दोनों में शादी हो रही है, सो इट कैन परमिट इट, ठीक है, लेकिन ये इंटर रिलीजियस मैरिज को परमिट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हिंदूज कैन नॉट मैरी इफ, दो हिंदू आपस में शादी कब नहीं कर सकते। देखिए ए और बी दो हिंदू हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं लेकिन ये शादी कब नहीं कर सकते, जब वो एक दूसरे के साथ सपिंडा रिलेशनशिप में हो। सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इफ दे आर इन सपिंडा रिलेशनशिप, इसके साथ साथ इफ दे आर लीनियर असेंडेंट ऑफ वन अनदर। लीनियर असेंडेंट मतलब मान लीजिए ए जो है उसकी बेटी बी है, उसके साथ शादी नहीं कर सकते, या उसकी बहू बी है तो उसके साथ शादी नहीं कर सकते, दिस इज लीनियर असेंडेंट, ठीक है। कि ए की बेटी बी है या फिर बी की बेटी सी है तो ये दोनों शादी नहीं कर सकते, दिस इज लीनियर असेंडेंट। इसके साथ साथ इफ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर
बाय फुल ब्लड, हाफ ब्लड या यूट्राइन ब्लड, या फिर अडॉप्शन। मान लीजिए ए ने अडॉप्ट किया है बी को, तो ए जो है बी के साथ शादी नहीं कर सकता, या ए का जो आप ये कह सकते हैं कि सन है सी, वो बी के साथ शादी नहीं कर सकता, चाहे वो अडॉप्टेड ही क्यों ना हो। सो इन तीनों ही कंडीशन में ए और बी शादी नहीं कर सकते। इसमें इलेजिटिमेट चाइल्ड के साथ भी शादी आप नहीं कर सकते, अडॉप्टेड चाइल्ड, इलेजिटिमेट चाइल्ड, इनके साथ भी शादी नहीं कर सकते। टू हिंदूज इफ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय ऑल दीज वे, दे कैन नॉट मैरी ईच अदर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी करने के लिए। सो मेल की एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स, एंड फीमेल की एज होनी चाहिए 18 ईयर्स। सो मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स एंड 18 ईयर्स होनी चाहिए शादी करने के लिए। ऑल्दो जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये चाइल्ड मैरिज को इलीगल नहीं बताता है, और अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो इसके लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन चाइल्ड मैरिज कंप्लीटली वैलिड होती है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, और जो चाइल्ड मैरिज करवाते हैं उनको सजा मिलती है। सो मिनिमम एज क्या होती है मैरिज के लिए फॉर एज पर हिंदू मैरिज एक्ट? सो 21 ईयर्स फॉर मेल एंड 18 ईयर्स फॉर फीमेल। नाउ कीपिंग अ कॉन्क्यूबाइन अमाउंट्स टू, सो कॉन्क्यूबाइन क्या होता है? कॉन्क्यूबाइन इज बेसिकली मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस मीन्स a woman other than wife. Okay, so she is mistress. That is any woman with whom the person or husband is in illegitimate relationship. So keeping a concubine, whether it amounts to bigamy or whether it is valid marriage or void marriage, so it is nothing, it does not amount to anything, none, it does not amount to bigamy, and it's basically no offense as per the Hindu Marriage Act. Okay, a marriage on account of mental capacity, a marriage on account of mental capacity, मान लीजिए ए और बी की शादी हुई है और बी जो है वो अनसाउंड माइंड की है और ये चीज ए को बताई नहीं जाती, सो ये जो मैरिज होगी क्या होगी? वैलिड होगी, वॉइड होगी कि वॉइडेबल होगी? सो आंसर इज ऐसी मैरिज जो होती है वॉइडेबल होती है। वॉइडेबल होती है मतलब क्या है? मतलब कि जब तक इस मैरिज को वॉइड ना करवाया जाए, जब तक इस मैरिज को वॉइड ना करवाया जाए तब तक वैलिड होती हैं। और अगर एक चाहता है कि नहीं भाई मैं ऐसे मेंटल कैपेसिटी जिसकी नहीं है मैं उसके साथ नहीं रह सकता, तो एक को एक डिग्री पास करवानी होती है कोर्ट से, और जब वो डिग्री पास करवा देता है तो वो मैरिज वॉइड हो जाती है। सो ऐसी मैरिज को जो जब तक वॉइड नहीं करवाई जाती, ध्यान से सुनिए, ऐसी मैरिज जो जब तक वॉइड नहीं करवाई जाती, जब तक खत्म नहीं करवाई जाती तब तक वैलिड होती हैं, और अगर उनको वॉइड दिया जाए, मतलब अगर एक डिग्री पास करवा के वो वॉइड करवा दी जाए तो वो वॉइड हो जाती है। ऐसी मैरिज को हम वॉइडेबल मैरिज कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज वॉइडेबल मैरिज। सो अब मैरिज ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल कैपेसिटी मतलब कोई पर्सन जो है मेंटली फिट नहीं है और उसके साथ मैरिज हो गई है और ये बात बताई नहीं गई थी ए को, या तो ऐसी मैरिज क्या होती है? ऐसी मैरिज वॉइडेबल होती है। मतलब मेंटल कैपेसिटी दैट इज कि द पर्सन विद होम द मैरिज इज कंज्यूमेटेड इज नॉट एबल टू कंज्यूमेट द मैरिज, मतलब वो मैरिज कंज्यूमेट नहीं कर पा रहा है। अच्छा, कंडीशन इसमें ये आती है कि मान लीजिए ए और बी की शादी हुई है और बी जो है शादी के बाद पागल हो जाए, तो क्या फिर ए जो है मैरिज को रिसेंड या वॉइड करवा सकता है? नहीं, उस केस में वो रिसेंड या वॉइड नहीं करवा सकता। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ए को पहले से ही पता था कि बी जो है पागल है, लेकिन उसके बावजूद भी शादी कर लेता है बी के साथ, तो क्या इस कंडीशन में वो जाके मैरिज को खत्म करवा सकता है? नहीं, इस कंडीशन में भी नहीं करवा सकता। वो कब करवा सकता है? वो केवल उसी कंडीशन में करवा सकता है जब उसको पता ना हो, और मैरिज के समय ही जिसके साथ मैरिज हो रही है वो मेंटली फिट ना हो, तभी उसी केस में मैरिज वो वॉइड करवाई जा सकती है। सो दिस काइंड ऑफ मैरिज इज वॉइडेबल। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि चाइल्ड मैरिज क्या होती है, वेदर इट्स वैलिड, वॉइडेबल और वॉइड। सो चाइल्ड मैरिज भी वॉइडेबल होती है, दैट इज वॉइड एट द इंस्टेंस ऑफ द अदर पार्टी। मान लीजिए कोई गर्ल है, उसकी 15 साल में आपने शादी करवा दी, तो 18 ईयर्स होने के बाद वो अपनी शादी को रिसेंड करवा सकती है। ठीक है, रिसेंड करवा सकती है, दैट इज वो वॉइड करवा सकती है। इसलिए ऐसी शादी क्या होगी? ये होगी वॉइडेबल। ओके, okay, as per Hindu law, which of the following is not under the degree of prohibited relationship? इनमें से कौन सा prohibited degree of relationship में नहीं है? A marries his adopted sister. If A marries to his adopted sister, क्या ये
प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में है, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट अभी, बिल्कुल ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में है, प्रोहिबिटेड डिग्री में है। ए मैरिज विद वाइफ ऑफ प्री डिसीज्ड ब्रदर, सो ए मैरिज वाइफ ऑफ प्री डिसीज्ड ब्रदर, सो वाइफ ऑफ प्री डिसीज्ड ब्रदर, सो ये भी मैरिज क्या होगी, ये मैरिज जो होगी ये भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में होगी। थर्ड, ए मैरिज his stepmother's sister, so if a marries with stepmother's sister, so ये भी क्या होगी, ये भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में होगी। एंड अदर एंड लास्ट वन इज मैरिज विद वाइफ सिस्टर, मैरिज विद वाइफ सिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ वाइफ, अगर वाइफ लिविंग है तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके साथ शादी हो सकती है। दिस इज नॉट अंडर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। सो ये तीनों प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में है, बट दिस इज नॉट अंडर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। Okay, which one of the following talks about the presumption of marriage? So presumption of marriage की अगर मैं बात करूं, section 114 of Indian Evidence Act talks about presumption of marriage, मतलब A और B अगर कई सालों से साथ में रह रहे हैं तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, until and unless ये रिब्यूट ना किया जाए, ये सिद्ध ना किया जाए कि नहीं भाई हम हस्बैंड वाइफ नहीं है। सो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज की बात जो होती है सेक्शन 114 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट talks about the presumption of marriage. Okay, Sapinda relationship is created upon, so Sapinda relationship की अगर मैं बात करूं, Sapinda relationship क्या होता है, देखिए 3 generation inclusive a linear ascendant through the mother side और 5 generation इंक्लूडिंग द लीनियर असेंडेंट फ्रॉम द फादर साइड। सो फादर की साइड से बात करें, सो लीनियर असेंडेंट 5 डिग्री तक, और मदर की साइड की बात करें सो 3 डिग्री तक लीनियर असेंडेंट। सो ये होता है सपिंडा रिलेशनशिप। ठीक है, सो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ये आप डिटेल में जो पढ़ोगे वो आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ोगे लॉ डिग्री में। सो D is the right answer, that is both A and B is correct। ये आप ग्रास्प कर लेना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, which one of the following is or are within the degree of prohibited relationship? So इनमें से कौन सा prohibited degree of relationship में है? मैंने आपको बताया ही था, ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे, अंकल नाइसी, आंट नेफ्यू हो जाएंगे, कजन, ये तीनों ही prohibited degree of relationship में, that is all of the above is right। So as per section 11 of the Hindu Marriage Act, which one of the following is or are the ground of void marriage? इनमें से void marriage का कौन सा ground है? So as per Hindu Marriage Act, void marriage का ground, all of the above is a ground for void marriage। अगर बाइगैमस मैरिज आप कर रहे हैं या सपेंडा रिलेशनशिप में या प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में है, और अगर आप मैरिज करते हैं तो ऐसी मैरिज क्या होती है, वॉइड होती है, दैट इज वॉइड एब इनिशियो, दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो वॉइड होगी। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या मान लीजिए बाइगैमी आपने की है, ए की पहली एक वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ बी थी, और उसने सी के साथ भी शादी की है, सेकेंड वाइफ सी है, तो क्या सेकेंड वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 25 के तहत वो चाहे तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। शी कैन क्लेम मेंटेनेंस एज पर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, बट सेक्शन 125 सीआरपीसी और सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसके तहत वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। चलिए, द ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इज और आर। वॉइडेबल मैरिज, देखिए सो ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज की मैं बात करूं, सेक्शन 12 बात करता है वॉइडेबल मैरिज के बारे में, और इसके ग्राउंड्स क्या क्या है, इम्पोर्टेंसी, मेंटल कैपेसिटी, कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी, ये तीनों इसके ग्राउंड है। सो ऑल ऑफ द अबव होगा। सो इफ आई टॉक अबाउट द कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज pregnancy, that means at the time of marriage, she is pregnant at the time of marriage, at the time of marriage, not about कि भाई वो पहले she was pregnant and she didn't disclose, so वो नहीं होगा इसमें। So if she is pregnant at the time of marriage, then in that case, so that type of marriage is voidable marriage। So तीनों ही इसमें grounds होंगे। Okay, the child born out of void or voidable marriage, ऐसे चाइल्ड जो void और voidable marriage से born होते हैं, उन चाइल्ड को क्या बोलते हैं, उनको वो legitimate child होते हैं। क्या होते हैं, legitimate child होते हैं। और other than this,
they are illegitimate. Okay, so they are legitimate child. और ऐसे child जो है, if the marriage is annulled, then they can acquire father's property. They can get share from their father's property, but does not get share from the ancestral property. मतलब वो ancestral property share नहीं ले सकते, लेकिन fathers की property से share वो ले सकते हैं. इसके साथ साथ अभी एक recent judgment आई थी जिसमें ये कहा गया था कि live in relationship में अगर रह रहे हैं, and if child born out of live in relationship, child born out of live in relation, वो भी क्या होंगे, वो भी लेजिटिमेट चाइल्ड होंगे, वो भी लेजिटिमेट चाइल्ड होंगे. ओके, सो चाइल्ड born out of illegitimate relationship are also legitimate. Okay, now question number 22. If one of the parties to the marriage withdraws from the other society, the latter is entitled to compel the former to live with him or her. It is known as. मान लीजिए ए और बी के बीच में मैरिज हुई है, और ए इज हस्बैंड, बी इज वाइफ, और वाइफ जो है हस्बैंड को बिना किसी कारण के छोड़ के अपनी मायके चली जाती है. सो इस केस में क्या होता है, सो इस केस में रेमेडी अवेलेबल टू हस्बैंड, हस्बैंड के पास क्या रेमेडी होगी. सो इस केस में रेमेडी उसके पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, दैट इज सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए अप्लाई कर सकता है. दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो एक कोर्ट से डिक्री पास करवा सकता है. कोर्ट इस लेडी को कहेगा कि आप जाओ और अपनी मैरिज को कंज्यूमेट करो एंड लिव विद द हस्बैंड. ठीक है, सो दिस इज नोन एज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स. और मान लीजिए अगर इस डिक्री को नहीं माना जाता है, अगर इस डिक्री को लेडी नहीं मानती है, तो 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर हस्बैंड जो है अ डिक्री फॉर डाइवोर्स मूव कर सकता है, अ डिक्री फॉर डाइवोर्स मूव कर सकता है और लेडी से डाइवोर्स ले सकता है. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. इनमें से डाइवोर्स का ग्राउंड कौन सा नहीं है. देखिए, अडल्ट्री इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, इंसैनिटी भी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है, वेनरल डिसीजेस भी है. रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. सो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट. सो अगर मैं ग्राउंड फॉर डाइवोर्स की बात करूं, सो अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिसर्शन, कन्वर्शन, इंसैनिटी, लेप्रोसी, या आप लिख लीजिए वेनरल डिसीज, रेम्यूनरेशन, आफ्टर दैट प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ग्राउंड है डाइवोर्स के. सेक्शन 13 जो है वो बात करता है ग्राउंड फॉर डाइवोर्स की. सेक्शन 13(1) इन 9 ग्राउंड्स की बात करता है, 9 ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स. ओके, एज पर सेक्शन 108 ऑफ द एविडेंस एक्ट, अ पर्सन हु इज नॉट नोन फॉर या हर्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज प्रिज्यूम्ड टू बी डेड. सेक्शन 108 ऑफ एविडेंस के एक्ट के हिसाब से कोई व्यक्ति कितने साल तक अगर नहीं जाना जाता है तो उसे डेड मान लिया जाता है. सो अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक नोन नहीं है, 7 साल तक उसका कुछ अता पता नहीं है, तो उसे डेड प्रिज्यूम कर लिया जाता है. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, अ मिनिमम बार ऑफ डैश ईयर टू डाइवोर्स हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर हिंदू लॉ. सो हिंदू लॉ के हिसाब से मिनिमम कितने साल का बार होता है कि आप इतने साल से पहले तो डाइवोर्स ले ही नहीं सकते. सो मिनिमम 1 साल का बार होता है, मिनिमम 1 ईयर का बार होता है कि आप 1 साल से पहले डाइवोर्स नहीं ले सकते. लेकिन हाँ, कुछ स्पेशल ग्राउंड्स होते हैं, इर्रेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इर्रेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जिस और ये कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, आपको 1 साल से पहले ही डाइवोर्स मिल जाता है. और ऐसा इसलिए होता है कि देखिए 1 साल का बार इसलिए देते हैं ताकि हीट ऑफ द मूवमेंट में डिसीजन ना हो और शादियों को बचाया जा सके. ओके, 26 क्वेश्चन, which section of the Hindu Marriage Act talks about judicial separation? So judicial separation के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट जुडिशियल सेपरेशन. जुडिशियल सेपरेशन के लिए वही सारे ग्राउंड्स होते हैं जो ग्राउंड डाइवोर्स के लिए होते हैं. ग्राउंड्स जो होंगे इसके लिए सेम
सेम एज दैट ऑफ डाइवोर्स, दैट ऑफ डाइवोर्स। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कभी जब पार्टीज जो होती हैं डाइवोर्स की डिग्री देती हैं तो कोर्ट जो है जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर सकता है, ये उसके पास अधिकार होता है। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट जुडिशियल सेपरेशन। ओके, सेक्शन 13B विच प्रोवाइड्स फॉर डाइवोर्स फॉर बाय म्यूचुअल कंसेंट इज इंसर्टेड बाय। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मतलब ए और बी, मान लीजिए दो लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई वो अब इकट्ठे नहीं रह सकते, सो बजाय लड़ झगड़ के अलग होने के वो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू भी डाइवोर्स के साथ जा सकते हैं। और ये 13B सेक्शन इंसर्ट किया गया था, और ये इंसर्ट किया गया था बाय, इट वाज इंसर्टेड बाय 1976 अमेंडमेंट। सो 1976 अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया था, और इसके थ्रू म्यूचुअल कंसेंट का डाइवोर्स जो है वो अलाउ किया गया था। ओके, एज पर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन से पॉइंट सही हैं? पहला पॉइंट क्या, एवरी हिंदू मेल और फीमेल हैज द कैपेसिटी टू मेक अडॉप्शन। भाई हर हिंदू मेल और फीमेल अडॉप्ट कर सकता है अगर वो मेजर है। तो मेजर मतलब अगर वो 18 साल या उससे ऊपर है और साउंड माइंड का है, 18 साल या उससे ऊपर और साउंड माइंड का है, तो वो अडॉप्शन कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ तो मतलब ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट क्या है, अ मैरिड मेल कैन अडॉप्ट ओनली विद हिज वाइफ कंसेंट। मतलब एक अगर मैरिड मेल है तो केवल अपनी वाइफ की मर्जी के साथ ही अडॉप्शन कर सकता है, इवन इफ शी इज लिविंग सेपरेटली। इसके अगर वाइफ सेपरेटली भी रह रही है तब भी उसको अपनी वाइफ से कंसेंट लेना ही पड़ेगा, तभी वो मेल जो है अडॉप्ट कर सकता है। ये बात भी सही है। थर्ड बात, अ मैरिड वुमेन कैन अडॉप्ट विद हिज हस्बैंड्स कंसेंट। अ मैरिड वुमेन मतलब एक जो मैरिड वुमेन है वो अपने हस्बैंड के कंसेंट से अडॉप्ट कर सकती है। ये बात गलत है, क्योंकि एक मैरिड मैन और वुमेन की अगर हम बात करें, मतलब हस्बैंड वाइफ की बात करें, तो केवल हस्बैंड की ही कैपेसिटी होती है अडॉप्शन की, वुमेन की नहीं हो सकती है। तो ये पॉइंट गलत है। ओके, लास्ट पॉइंट, अ मैरिड वुमेन कैन नॉट अडॉप्ट। ये बात सही है, मैरिड वुमेन कैन नॉट अडॉप्ट, वो तभी अडॉप्ट कर सकती है जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, नहीं तो वो नहीं अडॉप्ट कर सकती। सो ऑप्शन सी इज राइट, दैट इज 1, 2 एंड 4, ये ऑप्शन सही है। ओके, so question number 29, when a child of opposite sex is proposed to be adopted, then adoption must be, that is adopter must be senior to it by at least कितने साल बड़ा होना चाहिए? मतलब ए जो है वो बी को अडॉप्ट करना चाहता है, ए इज अ मेल एंड बी इज अ फीमेल, तो कम से कम इन दोनों के बीच में कितना एज ग्रुप होना चाहिए, कितना डिफरेंस होना चाहिए? या मान लीजिए बी इज फीमेल एंड शी वांट टू अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड ए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच कितना एज ग्रुप होना चाहिए, एज गैप होना चाहिए? कम से कम 21 ईयर्स का एज गैप होना ही होना चाहिए। नहीं तो पता लग रहा है वन बॉयफ्रेंड इज अडॉप्टिंग हर गर्ल हिज गर्लफ्रेंड, सो दिस इज समथिंग कि फिर ये अडॉप्शन का मिसयूज होने लगेगा। सो 21 ईयर्स का एज गैप होना चाहिए अगर अपोजिट सेक्स, दैट इज इफ अ मेल इज अडॉप्टिंग अ फीमेल चाइल्ड। ठीक है, सो अगर अपोजिट सेक्स हो तो उस केस में क्या होता है, 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, provision of maintenance of wife or husband is given as per। so अगर वाइफ या हस्बैंड दोनों में से किसी को मेंटेनेंस क्लेम करना है अपने अपोजिट पार्टी से, तो कौन से कहाँ कहाँ प्रोविजन दे रखे हैं? सो सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस की बात करता है, सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट मेंटेनेंस की बात करता है, और सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट ये भी मेंटेनेंस की बात करता है। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। इसके तहत हस्बैंड और वाइफ दोनों मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 125 और सेक्शन 18 के तहत केवल और केवल वाइफ ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, सो आप डिस्क्रिप्शन देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपका पूरा एंटायर सिलेबस कवर करेगी फैमिली लॉ का, इसके अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।